नमस्कार मित्रों, मैं युवराज तिवारी आपका निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आए हैं, वह है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। मित्रों, अब जो करंट अफेयर कुछ आएंगे आपके, वह अब करंट अफेयर अपडेट आएंगे जो इस वक्त चर्चा के विषय में रहे हैं, क्योंकि वह आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA अर्थात कि राष्ट्रीय सुरक्षा नियम आज के समय में बहुत ही चर्चा का विषय है। तो आज हम लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। मित्रों, इसके पहले सूचना दे दे रहे हैं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से निर्णय एकेडमी के तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें टाइप करिए निर्णय एकेडमी प्रयागराज कैपिटल लेटर में, आप फिर उसके बाद निर्णय एकेडमी के टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। मित्रों, आप लोग देखे होंगे कि यूपी और मध्य प्रदेश, इन दो जगह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत हुई और इसके तहत कोई भी को वह गिरफ्तार कर सकते हैं जो सुरक्षा फैलाने में दिक्कतें पैदा कर रही है, अर्थात कि असुरक्षा फैला रहा है। तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है और चर्चा में क्यों है, तब जाके हम इस विषय को और अच्छी तरीके से जान जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम चर्चा में क्यों रहा। तो क्या हुआ कि यूपी और MP में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसे यूपी में अभी प्रयागराज में एक केस हुआ जहां पे दो व्यक्तियों में फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति को मार दिया गया। तो इस लॉकडाउन के दौरान NSA लगाने का यही उद्देश्य था कि कोई भी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं तो उन पर नियंत्रण किया जा सके, और वह व्यक्ति को तुरंत NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसके बाद इसमें दूसरा जो पॉइंट है कि इन पर मेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप रहा। तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ जो हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग हैं या हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वह उन जिनके यहाँ कोरोना पॉजिटिव देखा जा रहा था और उनके परिवार को आइसोलेट करने के लिए लोग गए, सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, तो उनके ऊपर ईंटें, पत्थर और उसके बाद बदतमीजी किया गया, तो और उनके ऊपर हमला भी किया गया, जिसमें आपके वंदना तिवारी की डेथ भी हो गई। तो इन सब को देखते हुए यह NSA लगाया गया ताकि इनके ऊपर इन आपराधिक गतिविधियों के लिए इनको सजा दी जा सके। अब आखिरकार NSA है क्या, तो ये सब भी जान ले। तो NSA के बारे में हम लोग जानते हैं। तो NSA जो है मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 के नाम से जाना जाता है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लाया गया था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो था मित्रों 1980 में लाया गया था। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आप चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे बहुत शानदार टाइपिंग के द्वारा आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे और आपको मैं समझा सकूं। अब इसमें आपको नोट करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि NSA एक निवारक निरोध कानून है, अर्थात कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अर्थात कि यह एक निवारक निरोध कानून है। तो निवारक निरोध क्या होता है? तो निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में अपराध किए जाने की शंका के आधार पर उसे हिरासत में लेना। तो क्या है मित्रों कि भविष्य में, यहाँ ये शब्द को समझना है कि भविष्य में क्या अर्थ हुआ। तो मान लीजिए कि यह व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है कोई आपराधिक कार्य आज तक नहीं किया है, लेकिन अब इस वक्त कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। अब प्रशासन को लग रहा है कि यह व्यक्ति जो है इस लॉकडाउन को कहीं हतोत्साहित न कर दे, तो इसके देखते हुए
इसको देखते हुए प्रशासन जो है इसको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर सकता है। मान लीजिए कि इसने कोई फेक न्यूज़ फैला दी और वह फेक न्यूज़ से लोग मान लीजिए कि घरों से बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जहाँ पे हैं वह अपने रूम पे, घर पे स्टे हुए हैं, रुके हुए हैं। अब मान लीजिए कि वह फेक न्यूज़ के द्वारा अब वह मान लीजिए घर से बाहर निकल गए। जैसे मान लीजिए कि 29 मार्च के दिन प्रयागराज में एक फेक अफवाह चली कि जो स्टूडेंट यहाँ पे फंसे हुए हैं वह उनको सिविल लाइन बस स्टैंड से बसें मिल रही हैं। तो लगभग 5000 की पब्लिक जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गई। अब मित्रों, इस वक्त कोविड-19 में कहा गया है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, परंतु इस स्थिति में अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे हजारों भीड़ इकट्ठे हो गए सिविल लाइन में। अब मान लीजिए कि उसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इसका मतलब कि 5000 जिंदगियां जो हैं वह असुरक्षित हो गई। अब वह मान लीजिए कि अपने अपने घरों पे जाएंगे, तो अपने अपने घरों जाएंगे तो वहाँ पर भी वह असुरक्षित करेंगे। इससे देश का माहौल जो है वह भयावह स्थिति पे पहुँच सकता है। इन्हीं सब को देखते हुए इस एनएसए का कानून लाया गया ताकि इन सब गतिविधियों को समाप्त करके तुरंत इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अभी आप देखिए बॉम्बे में भी एक फेक न्यूज़ के कारण लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। ऐसे कई जगह देखने को मिला। ठीक है मित्रों, तो यह चीज़ें आप समझते रहिए। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों रहा, आखिरकार इसका इतना ज़्यादा चर्चा में बने रहने का कारण क्या रहा कि यह कानून जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो मित्रों क्या हुआ कि एनएसए केंद्र एवं राज्य सरकार, एनएसए केंद्र एवं राज्य सरकार को निम्न आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। ठीक है मित्रों, अर्थात कि एनएसए के तहत मान लीजिए कि राज्य सरकार ने लगाया है। अब राज्य सरकार में यूपी और एमपी में लगाया गया है। ठीक है मित्रों, राज्य सरकार में यूपी और एमपी में लगाया गया है। मान लीजिए कि यह सेंटर एनएसए ला दे तो पूरे देश में यह स्थिति होगी, परंतु सेंटर न लाके यूपी एमपी लाया है तो वह किसी व्यक्ति को हिरासत में लेंगे तो आखिरकार हिरासत में लेने का अधिकार क्या है, कैसे लेंगे? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने पर। अब मान लीजिए कि आपका भारत देश जो है वह ये है। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है इस बाउंड्री के अंदर असुरक्षा को बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैला रहा है, इससे स्थिति भयावह हो सकती है। तो उन खतरा से निपटने के लिए हमने एनएसए को कानून के रूप में लाया है। ठीक है मित्रों, अब दूसरी बात जो है आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बाधित करने पर। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह जो है कोई व्यक्ति या कोई समूह जिसने क्या काम किया कि कुछ खाने पीने के सामान को वह इकट्ठा करके रखने लगा। ठीक है मित्रों, इकट्ठा करके स्टोर करना शुरू कर दिया। अब स्टोर मान लीजिए कि जिनके पास संपत्ति है और वह स्टोर करना शुरू कर देंगे तो स्टोर करने से वह वस्तु जो है कमी होगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में खाने पीने की वस्तु जो है वह किसी भी प्रकार पहुंचाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि इन वस्तुओं का अभाव होगा, उससे लोगों तक यह पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो अब कोई व्यक्ति जो है इन आपूर्ति को बाधित कर रहा है तो क्या किया जाएगा, उसके ऊपर एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तीसरी बात जो की गई है सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने पर। अब मान लीजिए कि सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी कोटेदार हुआ, अब वह अपने दुकान पे राशन बेच रहा है। ठीक है, सरकार ने कहा है कि आप सभी लोगों को एक एक यूनिट जो है जिनका राशन कार्ड पे नाम है उनको दीजिए। अब कोटेदार ने क्या काम किया कि उनको जो है वह राशन न देके वह सामान की हेराफेरी करना शुरू कर दिया और इसके तहत वह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर रहा है, तो इसके तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब एनएसए के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एनएसए के बारे में क्या है मित्रों, यह जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है इसके भी विषय में जान जाएं। अब मित्रों यह सब परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको चीज़ें सब पता होनी चाहिए।
एनएसए के तहत मित्रों किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन नए सबूत मिलने पर सरकार इसकी समय सीमा बढ़ा सकती है। अब आपसे एग्जाम में पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा मित्रों कि एनएसए के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष या महीने हिरासत में रखा जा सकता है। तो हिरासत में 1 वर्ष या 12 महीने तक रखा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो यह आप नोट कर लीजिएगा कि एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है। अब मित्रों बात कर लेते हैं कि दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि एनएसए के तहत नए सबूत मिलने पर क्या इनकी समय सीमा 1 वर्ष से अधिक बढ़ा सकती है कि नहीं। तो क्या है मित्रों कि इसकी समय सीमा बढ़ सकती है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर कुछ नए सबूत मिलते हैं। अब उन नए सबूतों के कारण उसको क्या कर दिया जाएगा मित्रों, उसकी जो 12 महीने की हिरासत है उसको और अधिक बढ़ा दिया जाएगा। तो यह चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसको तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि एनएसए बहुत ही चर्चा में है। आप देख लीजिए कि हमारे मेडिकल स्टाफ कर्मी हो या सुरक्षा कर्मी हो, वह बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश की इस व्यवस्था को जो कोविड-19 की वजह से एक भयावह स्थिति है उसको सुधारने में वह अपनी पूरा श्रम लगा दिए हैं। लेकिन मित्रों कुछ चंद लोगों के कारण यह स्थिति भयावह बनती जा रही है, क्योंकि लोगों को अभी तक क्वारंटाइन होना, आइसोलेट होना उनको लगता है कि जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा आपराधिक कार्य किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उनके ऊपर आपराधिक कार्य नहीं किया जा रहा है, अपितु उनको बचाया जा रहा है। क्योंकि आपके परिवार, आप जैसे मान लीजिए कि आपको कोविड-19 के तहत शिकार हो गए, तो आपने अपने परिवार में लोगों के साथ एकजुट हुए हैं, तो इसके तहत आपको खतरा तो है ही, परंतु उसके साथ साथ आपके परिवार को भी खतरा है, आपके परिवार के साथ साथ आपके समाज को भी खतरा है, आपके समाज के साथ साथ पूरे संपूर्ण भारत को इससे खतरा है। तो मित्रों यह उस व्यक्ति को ही नहीं अपितु उसके परिवार, समाज और पूरे देश को बचाया जा रहा है। तो इसके तहत इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब मित्रों क्यों विवादित है एनएसए। अब मित्रों अभी देखें किसी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो उसको 12 महीने तक किसी भी वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात कि वकील भी वह नहीं कर सकता है। तो आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है कि यह इतना विवादित बन गया है, तो यह जान लेते हैं। तो मित्रों सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 1950 के अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है मित्रों, यह सीआरपीसी की धारा आप नोट कर लीजिए क्योंकि अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि सीआरपीसी की धारा 50 कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। मान लीजिए कि मैं हूँ और मैं अपने घर पे हूँ और मैं अपने घर पे बैठा हूँ, तभी कोई प्रशासनिक व्यक्ति आया और मुझे गिरफ्तार करने के लिए बोला। मैं उससे पूछूंगा कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, आखिरकार मैंने कौन सा अपराध कर लिया है जिसके कारण आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका कारण मुझे बताइए। कारण बताएंगे तभी तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। तो मित्रों वह जो है कारण आपको बताएगा। लेकिन अब यह जो विवादित का विषय है तो एनएसए के तहत, यह मित्रों तरत नहीं तहत है, तो एनएसए के तहत संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक कैद में रखा जा सकता है और विशेष परिस्थिति में यह अवधि 10 दिनों तक हो सकती है। अब मित्रों आपसे प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में कि सीआरपीसी की धारा 50 में क्या है। तो 50 में क्या है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अब आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि एनएसए के तहत संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए कितने दिनों तक कैद में रखा जा सकता है, तो 5 दिनों तक, और विशेष परिस्थिति में कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। यह मित्रों बिल्कुल नया है। अब आपको इन सब चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए कि वह 5 दिन तक
कैद में बिना कारण बताए एनएसए के तहत उस व्यक्ति को रखा जा सकता है और विशेष परिस्थिति में 10 दिनों तक। अब मित्रों, संविधान का अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 22 में अगर आप देखें, 22 क्या है मित्रों? आपका आर्टिकल 22 जो है वह मौलिक अधिकार है। ठीक है मित्रों, मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 14 से लेकर आपका आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है मित्रों, कहाँ तक की गई है? आर्टिकल 35 तक। ठीक है मित्रों, तो यह जो है आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन आपके जो मौलिक अधिकार है मित्रों, वह क्या कहते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और क्या कहते हैं, आर्टिकल 14 से जो है आपका 32 तक 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यह सब आप नोट कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो अब मित्रों आपसे बात करते हैं कि आखिरकार संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श का अधिकार है। तो आर्टिकल 22 का धारा 1 क्या कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति जो हो रहा है उसको अपने वकील से परामर्श कर सकता है, कि वह अपने वकील को बुलाया और उससे पूछा कि भाई मुझे ये गिरफ्तार कर रहे हैं, हम आपसे परामर्श लेना चाहते हैं कि आखिरकार मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरी अपराध क्या है। परंतु एनएसए के तहत व्यक्ति को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, अर्थात कि मित्रों वह व्यक्ति को वकील लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है मित्रों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिकल 22 में क्या है। आर्टिकल 22 कहता है ना कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, लेकिन 22 धारा 1 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श करने का अधिकार है। ठीक है मित्रों, तो यह चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और जो मौलिक अधिकार है आपका कहाँ से है? आर्टिकल 12 से 35, और जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वह आर्टिकल 14 से लेकर आपके 14 से 18 जैसे समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, और 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 28 के बाद 29 से 30 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है मित्रों, तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और 33, 34, 35 में कुछ मौलिक अधिकार संबंधी विशेष बातें की गई है। ठीक है, तो यह सब आप नोट करके याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्यों विवादित है एनएसए में आगे। तो सीआरपीसी की धारा 56 एवं 76 के अनुसार, अब आप जान लीजिए कि सीआरपीसी की धारा 56 एवं 76 में क्या कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो सीआरपीसी की धारा 56 एवं 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित किया जाता है। ठीक है मित्रों, यदि ऐसा नहीं करता है कोई तो उसके ऊपर केस बन जाता है। जो सुरक्षाकर्मी ऐसा किया है, तो सीआरपीसी की धारा 56 एवं 76 अब आपको याद होना चाहिए कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन मित्रों एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि उससे 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश करे। भाई अच्छी बात है या नहीं, यह आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सही है कि गलत, कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि उसे 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश करें। लेकिन मित्रों यह जो कानून है यह राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए लाया गया है। यदि आप भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा एनएसए के तहत। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त की स्थिति जो है वह भय से भयावह स्थिति बन गई है। अब मित्रों बात करते हैं कि एनएसए के तहत कोई एफआईआर दर्ज न होने के कारण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ऐसे मामले को अपने डाटे में शामिल नहीं करता है। तो मित्रों एनएसए के तहत कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होता,
तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो जो एनसीआरबी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो ऐसे मामले को अपने डेटा में भी शामिल नहीं करेगा। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों एग्जाम में कि सीआरपीसी की धारा 56 एवं 76 में क्या है, तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश किए जाने जरूरी है। अब आपसे पूछ लिया क्या एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं। और एनएसए के तहत क्या एफआईआर कोई दर्ज होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। अब मित्रों बात करते हैं कि 1818 का बंगाल रेगुलेशन 3, ठीक है मित्रों, तो यह जो है यह भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब एनएसए इतना चर्चा में रहा तो इसके तहत कुछ संबंधी और हमारे इतिहास में एनएसए के ही तहत तरह रहा है, तो हम उनको भी जान लेते हैं। तो 1818 में बंगाल रेगुलेशन 3 से मानी जाती है कि भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत हुई, ठीक है। यह निवारक निरोध कानून की शुरुआत कहाँ से, 1818 के बंगाल रेगुलेशन 3 से मानी जाती है। अब बंगाल रेगुलेशन 3 जो है वह सरकार सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के नाम पर न्यायिक प्रतिक्रियाओं से गुजरे बिना किसी भी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकती थी। लगभग एनएसए के ही तहत है बंगाल रेगुलेशन 3। इसमें क्या है कि सरकार सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के नाम पर न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना, अर्थात कि आपने देखा होगा एनएसए में भी कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था था। अब मान लीजिए कि आपने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को आप खतरे में डाला, तो आपको किसी भी प्रकार की न्यायालय में जाने की कोई इजाज़त नहीं है। आप न्यायालय में बिल्कुल जा भी नहीं सकते हैं, उस व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है मित्रों। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में एक रॉलेट एक्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। यह रॉलेट एक्ट भी मित्रों बहुत ही एनएसए के ही तहत है, और रॉलेट एक्ट पूरे इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि पूरे इतिहास में सबसे खतरनाक कानून के रूप में आया था। यहाँ से पूरी राजनीति की दशा और दिशा बदल गई थी। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे इस एक्ट का बहुत विरोध किए थे, क्योंकि मित्रों यह एक्ट जो था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून था। इसके तहत कोई भी सार्वजनिक कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा को हतोत्साहित करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना वकील के, न बिना दलील के और न बिना अपील के, ठीक है मित्रों। तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत बिना किसी ट्रायल के संदिग्ध व्यक्ति को कारावास दिया जाता था। अब मित्रों बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा कुछ था। तो स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया, जो दिसंबर 1969 तक लागू रहा, ठीक है मित्रों। तो निवारक निरोध अधिनियम कब बनाया गया, 1950 में, और कब तक लागू रहा, 1969 तक। अब मित्रों बात करते हैं कि वर्ष 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MISA लाया गया, जिसे वर्ष 1977 में निरस्त कर दिया गया, ठीक है मित्रों। तो यह अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, और यह सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने जो आपका महत्वपूर्ण विषय था वह एनएसए के विषय में चर्चा कर लिया, और इस वक्त यूपी और एमपी में यह बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप जो है इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके लिए मैं और भी अच्छी चीज़ लाऊंगा। अभी मैं ऑपरेशन शील्ड पे ला रहा हूँ वीडियो, अभी मैं BCG वैक्सीन पे लाऊंगा। तो यह सब जो है आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इन सब से प्रश्न बनेंगे, और आप जब ज़्यादा जागरूक रहेंगे, ज़्यादा सतर्कता दिखाएंगे, थोड़ा शेयर करेंगे, तो इससे क्या रहेगा कि हमें व्यूवर्स मिलेंगे, तो हम जो है और ज़्यादा आपके लिए कार्य करना शुरू करेंगे। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।